सुप्रभात सभी को। बच्चों, आज की वीडियो का हमारा विषय है कक्षा 9 व्याकरण, जिसका विषय है शब्द और पद। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द और पद। शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है और विभिन्न आधारों पर शब्द के कितने भेद हैं, कितने प्रकार के शब्द होते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। सामान्यतः देखा जाता है कक्षा में बच्चों से पूछने पर शब्द किसे कहते हैं, इसके उत्तर में विद्यार्थियों द्वारा जो जवाब दिया जाता है शब्द अक्षरों का समूह है। छात्रों द्वारा जो उत्तर दिया जाता है वह दिया जाता है कि शब्द अक्षरों का या वर्णों का समूह है। तो क्या बच्चों इतना ही कहना पर्याप्त है? इतना कहना शब्द की परिभाषा है? आइए हम देखते हैं। एक शब्द है कमल। यदि इस शब्द को हम तोड़ते हैं तो क प्लस म प्लस ल, इनको मिलाने पर जो हमारा शब्द बना कमल। ऐसे ही क प्लस ल प्लस म, इनको मिलाने पर जो हमारा शब्द बना वह बना कलम। ऐसे ही ल म क लमक, म ल क मिलाने पर बना मलक। तो आपने देखा जो पहले दो शब्द थे कमल, तो वह सार्थक शब्द है, उसका कुछ अर्थ है। कमल किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है और कमल किसी पुष्प का नाम भी है। ऐसे ही जो कलम है, कलम एक वस्तु है तो उसका भी कुछ अर्थ है। दो शब्द मैंने जो दोबारा बताए थे ल म क लमक, म ल क, ये भी वर्ण है, वर्णों से मिलकर एक शब्द भी बना है मलक। लेकिन बच्चों मलक का कोई भी अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द केवल वर्णों का समूह नहीं है। शब्द केवल वर्णों का समूह नहीं है, बल्कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। तो वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे हम शब्द कहेंगे। अच्छा, अब हम पद। जब पद की परिभाषा की जब बात आती है तो जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को पूरा करने में सहायता देता है तब वह पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर जो राम शब्द है और विद्यालय जो है ये भी दो शब्द हैं, जाता है ये भी शब्द है। लेकिन यहाँ राम विद्यालय जाता है तो इसमें राम और विद्यालय ये दोनों क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को पूरा करने में सहायता कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ राम विद्यालय दोनों पद कहलाएंगे। तो इस प्रकार हमारे पद की जो परिभाषा बनी, जब कोई शब्द किसी वाक्य में
किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को पूरा करने में सहायता देता है, तब वह पद कहलाता है। राम एक शब्द है, लेकिन यह एक वाक्य में प्रयुक्त हुआ, तो इसलिए यह एक पद कहलाया। अब हम इसी क्रम में विभिन्न आधारों पर शब्दों के प्रकार या उसका वर्गीकरण, तो विभिन्न आधारों पर शब्दों के जो प्रकार हैं, जो शब्दों का वर्गीकरण जो किया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा है स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर, इससे तात्पर्य है जो स्रोत के आधार पर या जो हमारे स्रोत होते हैं जिनसे पता लगता है, या इतिहास के आधार पर हम कह सकते हैं, जो शब्द हैं वह उनके अंतर्गत तत्सम शब्द आते हैं, तद्भव शब्द आते हैं, देशज, विदेशी और संकर शब्द आते हैं। अब यह स्रोत के आधार पर हैं, तो हम इनमें अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी है और हम दोबारा इसको पुनरावृत्ति के द्वारा हम इसको पढ़ाते हैं। स्रोत के आधार पर जो पहला बताया तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द से तात्पर्य है तत् धन सम, शब्द का अर्थ है उसके ही समान। तत् मतलब उसके और सम का मतलब समान, अर्थात संस्कृत के समान। तत्सम हिंदी के जो अनेक शब्द ऐसे हैं जो सीधे संस्कृत से आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के शब्द हैं और उनमें हम कोई भी परिवर्तन न करते हुए उनको ज्यों का त्यों ही हिंदी भाषा में उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि। इसी क्रम में तद्भव शब्द हैं, तो तद्भव शब्द से आप देखिए जब हम उसको तोड़ते हैं तो उसका बनता है तत् धन भाव। तत् शब्द का अर्थ उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर ये शब्द बने हैं। संस्कृत इनमें परिवर्तन किया गया है, संस्कृत शब्द इनमें जो है परिवर्तन किया गया, अर्थात हिंदी में अनेक शब्द ऐसे भी हैं जो निकले हैं जो संस्कृत से ही निकले हैं, पर संस्कृत के जो शब्द आदि जो हैं जो आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल का जो हिंदी में आजकल जो प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं उजला। कर्पूर, इसको हम आज हिंदी में बोला जाता है कपूर। हस्त, तो इसका जो परिवर्तित जो रूप है वह है हाथ। इस प्रकार आगे हम देखते हैं देशज शब्द। देशज शब्द जो हिंदी में अनेक शब्द ऐसे भी प्रचलित हो गए हैं जो कि देशज, विदेशज, विदेश धन जौ का अर्थ होता है विदेश में जन्मा। तो मतलब जो विदेशी जो मूल के जो शब्द हैं उनको हम विदेशज शब्द या विदेशी शब्द या आगत शब्द हम इनको कहते हैं। अतः ये जो शब्दों को कुछ ज्यों का त्यों ही अपना लिया गया है और इनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे कंपनी, क्रिकेट, हॉस्पिटल, तो ये विदेशी शब्द हैं। इस प्रकार विदेशी के साथ साथ अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हिंदी में किया जाता है। तो अर्थ के आधार पर दूसरा हम देखते हैं, अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी
समानार्थी, विपरीतार्थी। अर्थ के जो आधार पर हम शब्दों का देखते हैं तो एकार्थी, अनेकार्थी। एकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं कुछ हिंदी में जिनका एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। शब्द एक समान होते हुए भी उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। समानार्थी शब्द अलग होते हैं लेकिन उनके अर्थ समान होते हैं। विपरीतार्थी जो हम देखते हैं कि ऐसे शब्द जो उल्टा अर्थ बताने वाले, विपरीत अर्थ जो बताते हैं उन्हें हम विपरीतार्थी या विलोम शब्द भी उन्हें हम कहते हैं। तीसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। तो आपने तीनों चीज़ों को देखना है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होते हैं। अब रूढ़ शब्द हम उन्हें कहेंगे जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, तो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जिनके हम अब खंड नहीं कर सकते हैं। खंड करते भी हैं तो उनका जो अर्थ होता है वो निरर्थक हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए चावल। चावल एक शब्द, रूढ़ शब्द है। यदि हम इसके खंड करना चाहें तो चा धनवल या चाव धन लौ, तो इनके जो खंड हैं इनके कोई भी सार्थक अर्थ नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं दिन, घर, घोड़ा आदि। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द जैसे शब्द से ही पता लग रहा है मेल से बना हुआ, तो जो दो या दो से अधिक शब्दों के से मिलकर बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान, विधन ज्ञान, सामाजिक, समाज धन एक। यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास से। इसके बाद हम देखते हैं योग रूढ़, यौगिक। अब ये जो है योग रूढ़, योग रूढ़ वे शब्द होते हैं, वो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ जो है रूढ़ हो जाता है, मतलब विशेष अर्थ उनका हो जाता है। कह सकते हैं हम वे सामान्य अर्थ को प्रकट न करते हुए एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। अब हम आगे हमारा जो आएगा समास, उसमें भी हम देखेंगे। तो समास में जो बहुव्रीहि समास है कि जहाँ प्रथम पद भी प्रधान नहीं होता, द्वितीय पद भी प्रधान नहीं होता है, ऐसे एक अन्य पद प्रधान होता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर सामान्य अर्थ है पीला वस्त्र, किंतु यह विशेष अर्थ में श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है, तो यह शब्द जो है योग रूढ़ शब्द होगा। उसके बाद प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जब हम बात करते हैं सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। तो प्रयोग के आधार पर भी शब्द सामान्य, एक ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जो सामान्य उनके अर्थ लिए जाते हैं। एक तकनीकी शब्द आते हैं जिनका हम, इनके तकनीकी शब्द जो होते हैं, जिस प्रकार एक हम देखें कि समाज शास्त्र, समाज और शास्त्र, तो वहाँ पर समाज शास्त्र या हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र, तो वहाँ पर देखें हम दोनों शब्दों प्रयोग के आधार पर उनका अर्थ का मतलब पैसे से है, आर्थिक स्थिति से है, और शास्त्र समाज शास्त्र या अर्थशास्त्र, तो उसमें अनेक शब्द जैसे कि मांग हो गया, पूर्ति, ये जो शब्द हैं ये प्रयोग के आधार पर तकनीकी के उसमें हम देख सकते हैं। अगला है व्याकरण के आधार पर, यह इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो व्याकरण के दृष्टिकोण से विकारी और अविकारी शब्द, विकारी शब्द में विकारी शब्द और अविकारी, तो यहाँ पर विकारी और अविकारी का जब बात आती है तो विकारी शब्द के अंतर्गत विकारी जिनमें विकार उत्पन्न हो सकता है, जिनमें हम परिवर्तन ला होता है जिनमें, तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अब परिवर्तन से तात्पर्य यहाँ क्या है, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, तो इसमें परिवर्तन कहाँ हो जाएगा, पढ़ रहा है, तो
तो यहाँ हम अगर लिंग परिवर्तन देखें तो हो जाएगा कि लड़की पढ़ रही है, तो यहाँ लिंग परिवर्तन। लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं, वचन परिवर्तन। लड़के के लिए आम लाओ, लड़कों के लिए आम लाओ, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कारक परिवर्तन। तो विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये आते हैं। अब ऐसे ही क्रम में है अविकारी शब्द। तो अविकारी मतलब जिनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जिनमें अविकारी का मतलब है जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप से होता है लिंग वचन कारक के आधार पर, उनमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता, अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं, एक जैसे ही रहते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज और, धीरे धीरे आदि। इनके अंतर्गत अव्यय शब्द, अव्यय अव्यय, जिन अ मतलब नहीं, व्यय का मतलब खर्च होना, तो जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है लिंग वचन और कारकों के आधार पर, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इनके अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। तो हमने देखा कि शब्द और पद, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में अंतर क्या है, और विभिन्न आधारों पर शब्दों के प्रकार या उनका वर्गीकरण हमने कितने भागों में किया। तो बच्चों, अपनी अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम जो विभिन्न आधारों पर शब्दों के प्रकार का वर्गीकरण जो है, अंतिम जो है व्याकरण के दृष्टिकोण से, जिसमें विकारी और अविकारी शब्द हैं, इन पर हम अगली वीडियो बनाएंगे। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सभी प्रकरणों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।